हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार और मैं कीर्ति वर्मा। और हम बीएससी के लिए बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारा यूनिट नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स चल रहा है। और कार्बोहाइड्रेट्स में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है और कल हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज ख़त्म हो चुकी हैं। आज हम उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे ग्लूकोज की। अभी हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर्स या स्ट्रेट स्ट्रक्चर देखी थी ग्लूकोज की। अब हम आज सीखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो पहले अपनी देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी ग्लूकोज की। तो पहले तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट स्ट्रक्चर या क्या बोलते हैं इसे, ओपन चैन स्ट्रक्चर। वो तो आप सभी को पता ही है कैसे होती है। एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर होता है और नीचे 6 कार्बन का होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6 और इस पे लास्ट वाले पे होता है CH2OH और इधर भी OH एंड इधर भी OH और ये होता है आपका H और ये होता है आपका ये होता है आपका H, इधर होता है आपका OH, ये होता है आपका H और ये होता है आपका OH। ये है आपकी ग्लूकोज की ओपन चैन या इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑफ किसकी है, ग्लूकोज की, ठीक है। अब ये जो हमारे स्ट्रक्चर है ओपन चैन स्ट्रक्चर या स्ट्रेट स्ट्रक्चर ग्लूकोज की, ये सभी प्रॉपर्टीज़ नहीं डिफाइन कर सकती, मतलब ये मोस्टली रिएक्शन शो करती ही नहीं है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है बट ये एल्डिहाइड जो हमारा नॉर्मल एल्डिहाइड और कीटोन है वो ग्रुप जो रिएक्शन देते हैं ये वो रिएक्शन नहीं शो करता है एल्डिहाइड ग्रुप होने के बाद भी, ठीक है। तो एक इसका रीज़न लिख लीजिए। तो इसीलिए हमारी जो थी ओपन चैन फेल हो गई थी, ओपन चैन स्ट्रक्चर फेल हो गई थी और इसीलिए फिर हमारी आई साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओपन चैन स्ट्रक्चर, ओपन चैन स्ट्रक्चर fails to explain some reaction। जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो फेल हो गई टू एक्सप्लेन सम रिएक्शंस। कौन कौन सी रिएक्शन को, इसलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी, साइक्लिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी। और देखिए कौन कौन सी फेल हो गई, कौन कौन सी रिएक्शन शो करने में। तो नंबर 1 तो ये फेल हुई है, कौन सी, ये किससे रिएक्ट नहीं करता है, ग्लूकोज does not give 2,4-DNP test। Glucose does not give 2,4-DNP test while normal aldehyde and ketones give this test। तो एक तो ये क्या करता है, 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है, जबकि नॉर्मल एल्डिहाइड और कीटोन आपके ये टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि एल्डिहाइड है तो ये भी ये टेस्ट देना चाहिए था, लेकिन ये टेस्ट यहाँ पर नहीं देता है। अब ये 2,4-DNP टेस्ट होता क्या है, देखो 2,4-DNP टेस्ट ऐसे ही समझा देती हूँ। 2,4-DNP की फुल फॉर्म होती है, DNP की फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे देखो DNP की डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है। अब ये टेस्ट नहीं देता है, ऐसा होता है डीएनपी
जो है डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जो है एल्डिहाइड से रिएक्शन करने के बाद आपका सॉल्यूशन देता है, या तो ऑरेंज कलर का देगा या येलो कलर का देगा या रेड कलर का, कोई भी सॉल्यूशन देगा इन कलर का, ऑरेंज, येलो या रेड कलर का सॉल्यूशन देता है। कब? जब ये डीएनपी जो है हमारा 2,4 डीएनपी किससे रिएक्ट करता है? एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड होता है आपका RCHO, जनरल लिख रही हूँ मैं, तो हमेशा क्या गिफ्ट करेगा, ये सॉल्यूशन देगा, और कौन से कलर का होना चाहिए वो? ऑरेंज, येलो या रेड। अब जब हमने क्या किया, ग्लूकोज की रिएक्शन कराई डीएनपी से कराई, तो इसने कोई भी कलर शो नहीं किया, ना ऑरेंज, ना येलो या ना रेड। सॉल्यूशन में कोई कलर नहीं था, कलरलेस सॉल्यूशन बना है आपका। तो इससे कंफर्म होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, एक बात तो ये यहाँ पर फेल हुआ, लिख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर सेकंड आपका, चलो पहले नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, ये सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। सेकंड देखो कहाँ पर फेल हुआ है ये, अब ये फेल हुआ है अमोनिया से और NaHSO3 से। देखो लिखिए, सेकंड लिखिए, ग्लूकोज does not react with NH3 and NaHSO3 while normal aldehyde and ketones reacts with NH3 and NaHSO3 to form addition product. तो एक यहाँ पर फेल हुआ है, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NH3 एंड NaHSO3, जबकि नॉर्मल एल्डिहाइड्रोकीटोन जो है इससे रिएक्ट करेंगे और आपके एडिशन प्रोडक्ट्स देंगे, तो यहाँ पर फेल हुआ है। थर्ड देखिए, एक होता है आपका शिफ्ट बेस टेस्ट, ये टेस्ट होता है आपका जो कि एल्डिहाइड शो करते हैं, और इसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होने के बाद भी ये शो नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ग्लूकोज डज नॉट शो शिफ्ट बेस टेस्ट while normal aldehyde give this test। अब ये टेस्ट क्या होता है? शिफ्ट बेस टेस्ट होता क्या है? ठीक है, तो शिफ्ट बेस टेस्ट होता है आपका, ये एक कलरलेस कंपाउंड होता है, कलरलेस सॉल्यूशन बोल सकते हो, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। और जब ये सॉल्यूशन रिएक्ट करता है किससे? हमारा RCHO यानी कि एल्डिहाइड से, तो ये क्या देता है? रेड कलर का प्रेसिपिटेट रहता है, रेड PPT ये देता है आपका। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं किससे? शिफ्ट बेस से, यानी कि वो कलरलेस जो सॉल्यूशन है शिफ्ट बेस का, उससे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता किसी भी कलर का। तो इससे कंफर्म होता है कि शिफ्ट बेस टेस्ट भी नहीं देता। ठीक है, ये हो गया। तो आपके ये 3 तो यहाँ पे फेल हो गई है। ठीक है, दूसरा ये एपीमर्स नहीं बनाता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये एपीमर नहीं बनाता है। ठीक है, अब एपीमर क्या होते हैं? एपीमर या एनोमर्स, एपीमर्स या एनोमर्स दोनों सेम होते हैं। एपीमर्स और एनोमर्स दोनों ही सेम होते हैं। ये एपीमर्स भी शो नहीं करता है। क्यों शो नहीं करता है? क्योंकि ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं देता है, एक ही
एटम का। ठीक है, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे कराते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आते हैं फटाफट से। आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए आपके 3 तो हो गए हैं, फोर्थ देखिए अपना फोर्थ पॉइंट क्या कि ग्लूकोज डज नॉट डिफाइन, ग्लूकोज डज नॉट डिफाइन, क्या डिफाइन नहीं करता है ये, द प्रोसेस ऑफ एपिमराइजेशन मतलब ग्लूकोज एपिमराइजेशन प्रोसेस को डिफाइन नहीं करता है। अब ये होता क्या है, नोट करके इसी में लिख लीजिए आप यहीं पे ही कि एपीमर्स क्या होते हैं। एपीमर्स और एनोमर्स, पहले तो यहाँ कहीं पे भी नोट कर लीजिए कि जो एपीमर्स है और एनोमर्स वो सेम होते हैं। एपीमर्स एंड एनोमर्स आर द सेम। ठीक है, इसको भी नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पे। और एक ये लिख लीजिए आप कि एपीमर्स जो है आपके वो क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं, लिखिए डेफिनेशन। द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन of first carbon atom in the different configuration of first carbon atom in any compound, the different configuration of first carbon atom in any compound क्या होगा, is known as epimers and the formation of epimers are known as क्या होगा, एपिमराइजेशन। ये जो प्रोसेस है एपिमराइजेशन, सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, एपिमराइजेशन ये है आपका फोर्थ पॉइंट। इसको अब साइक्लिक प्रोसेस में मैं ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगी कि एपीमर्स कैसे होते हैं, क्या बनते हैं, जब स्ट्रक्चर टॉक कराऊंगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि एपीमर्स होता है क्या है, कोई भी हमारा कंपाउंड है, जैसे इसी में देखेंगे अभी हम, तो फर्स्ट कार्बन जो ये वाला है, फर्स्ट कार्बन ये है ना, इसमें इसका डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे हम, तो उसे हम बोलते हैं एपीमर्स। पहले अभी नोट डाउन कर लीजिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। एपीमर्स को अभी पता तो चल गया आपको, तो नया वर्ड नहीं रहेगा तब मैं समझाऊंगी। एपीमर्स और एपिमराइजेशन दोनों पता चल गया, एनोमर्स और एपीमर्स दोनों सेम है। ठीक है, फिफ्थ आपका पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट आपका आएगा, लिख लीजिए फिफ्थ पॉइंट कि ग्लूकोज does not define the different forms of ये यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ग्लूकोज नहीं, ओपन चेन स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा, ओपन चेन डज नॉट डिफाइन द, ये आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आएगा ओपन चेन, क्योंकि ग्लूकोज तो यही रहेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी, तो इसलिए हम ओपन चेन रखेंगे। ओपन चेन डज नॉट डिफाइन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज, अभी आप पढ़ोगे आगे, अभी सिखाने वाली हूँ। और कौन सी होती है, बीटा डी ग्लूकोज,
तो ओपन चैन ये भी डिफाइन नहीं करती है कि ग्लूकोज की अलग अलग फॉर्म भी हो सकती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज भी हो सकता है। तो ये 5 पॉइंट आपके हो गए हैं। इन और भी हैं रीजंस, इनकी वजह से आपका ये फेल हो गया है ओपन चैन। और इसीलिए आपके जो साइंटिस्ट आए हैं हार्वर्ड, उन्होंने अराउंड 90-40 के अराउंड अपनी ओपन चैन स्ट्रक्चर दी और उन्होंने बताया कि जो इसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है वो ओपन चैन का पार्ट होने की वजह से उतना एक्टिव नहीं है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि वो ओपन चैन का पार्ट है। ओपन चैन बोल रही हूँ, सॉरी, वो रिंग का पार्ट है। रिंग का पार्ट होने की वजह से उसकी जो रिएक्टिविटी है वो लेस हो जाती है एज कंपेरिजन टू फ्री एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो उस एल्डिहाइड ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, इसीलिए वो इन सब में से रिएक्ट नहीं करता है, लेस रिएक्टिव है। अब मैं इसको ख़त्म करा के अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर फटाफट से लिखेंगे। आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम अपना चलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की ओर। देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसी होती है ग्लूकोज की। ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है। पहले मैंने रीज़न लिखाया कि हमें साइक्लिक चैन स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब आपने देख ली हैं कि ओपन चैन स्ट्रक्चर शो नहीं करती है, इसीलिए हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी। तो पहले तो लिख लीजिए कि यहाँ पे डाल लीजिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कि इन 1937 हार्वर्ड एक साइंटिस्ट हुए हैं, हार्वर्ड सजेस्टेड द साइक्लिक स्ट्रक्चर of glucose in, ये तो चलिए एक पॉइंट में लिखाऊंगी वाला। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए इन साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप is the part of the ring, so it is less reactive than aldehyde and कीटोन। नॉर्मल एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट देखिए आप, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है यहाँ पे कि इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज एग्जिस्ट in two different फॉर्म्स। ठीक है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में ग्लूकोज कैसे एग्जिस्ट करेगा, इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स, वो भी सीखोगे। दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये आप अभी सीखने वाले हो। ठीक है, अब आइए अपनी साइक्लिक स्ट्रक्चर पर। एक लास्ट पॉइंट बच रहा है, लास्ट पॉइंट अभी लिखवाऊंगी, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखो ये हो गई आपकी, पहले पॉइंट्स लिख ही लीजिए, फोर्थ वाला लिख लीजिए, ये रफ कर देती हूँ और फोर्थ पॉइंट लिखिए फटाफट से।
फोर्थ पॉइंट है आपका, क्या होगा, क्योंकि दो फॉर्म में मिल रहा है और इसमें क्या होगा, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगा। अभी देखिए, ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम, it is known as एपिमराइजेशन। अभी आपको प्रोसेस समझाया था, एपिमराइजेशन वर्ड लिखवाया था, एपिमर वर्ड तो आपको पता ही चला गया होगा कि फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंट अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन है तो वहाँ वो होंगे एपिमर्स, और क्योंकि एपिमर्स बन रहा है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एपिमराइजेशन। तो यहाँ पर होगा एपिमराइजेशन। अभी होता क्या है, ठीक है, ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। अब सबसे पहले समझ लीजिए अपनी स्ट्रक्चर को, ठीक है, साइकिल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आपका एल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप कंबाइन करता है तो वहाँ पर आपका बनता है एसीटल, ठीक है। कैसे बनता है, जब आप लोगे एल्कोहल ROH प्लस क्या लोगे आप, एल्डिहाइड RCHO, तो आपका बनेगा क्या, कैसे बनेगा, देखो इसको डैश से लिख लेते हैं, R-CH, और ये क्या बन गया OR, और नीचे भी क्या आ गया OR। ये है आपका एसीटल, और वाटर आपका बाहर निकल जाता है जब भी आप कंबाइन करोगे। लेकिन रेशो याद रखिएगा, 2:1 में लेते हैं, ये 2 होता है, ठीक है, तब हमारा एसीटल बनता है। और अगर मैंने इसको 1 ले लिया, अगर इसको 1 ले लिया तो अब हमारे पास बनेगा हेमी एसीटल, इसी की ही हमें ज़रूरत है। अब बनेगा हमारे पास हेमी एसीटल, इसका नाम होता है हेमी एसीटल, ठीक है। जब यहाँ पे 2 लेंगे, ये तो 1:1 का रेशो हो गया, जब दोनों सेम होंगे रेशो में तब तो बनेगा हेमी एसीटल, और अगर 2:1 का लिया है तो एसीटल बनेगा। ये याद रखिएगा, हमें ज़रूरत है हेमी एसीटल की। अब ये तो 2 डिफरेंट कंपाउंड हो गए कि हेमी एसीटल बना रहे हैं। अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ भी है, ये भी, और एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे है। तो इस कंपाउंड के अंदर भी तो अपने आप ही क्या हो सकता है, एसीटिल फॉर्मेशन हो सकता है, एसीटल फॉर्मेशन, क्योंकि OH भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो इंटर एसीटल फॉर्मेशन हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर। इंटर एसीटल फॉर्मेशन कैसे होगा, उसी के जब ये इंटर एसीटल फॉर्मेशन होगा उसी की वजह से हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेंगी, और उसी की वजह से हमें 2 डिफरेंट फॉर्म भी मिलेंगी, अल्फा डी ग्लूकोज अभी लिखवाया आपको, और बीटा डी ग्लूकोज, वो उसी की वजह से मिलेंगी। वो कैसे आती है देखिए फटाफट से, ये नोट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक है, जल्दी देखिए। यहाँ पे देखो, सेकंड लास्ट कार्बन देखो, सेकंड लास्ट कार्बन पे जो ये ऑक्सीजन है, इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएंगे, इस कार्बन पे, ये वाला कहाँ टूट जाएगा बॉन्ड, यहाँ, ये ऑक्सीजन इससे अटैच होने की कोशिश करेगा, ठीक है, और ये जो H है ये कहाँ जाएगा आपका, इस O के पास, ठीक है, इस O के पास। अब ध्यान रखो यहाँ पर, ये जो इसका है कैसा है कॉन्फिग, यहाँ पे अगर तुम C का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp2 आएगा, sp2 आएगा, यानी कि प्लेनर है, ठीक है। प्लेनर है तो दोनों साइड अटैक कर सकते हैं आप, प्लेनर है कोई भी चीज़, अगर आपके पास कुछ ऐसा सा कंपाउंड है, ऐसा सा, तो अटैक किधर होगा, बैक साइड पे, ठीक है। या ऐसा है तो इधर से, लेकिन अगर ऐसा है तो आप इधर से भी अटैक कर सकते हो और इधर से भी अटैक कर सकते हो प्लेनर कंपाउंड पे, ठीक है। तो वही हमारा यहाँ पे प्लेनर है, ये कार्बन प्लेनर है, तो ये जो हमारा O है ये इधर से भी अटैक कर सकता है, आगे से और पीछे से भी। अब याद रखने वाली बात ये है कि अगर ये आगे से अटैक करता है, ये
ऐसे मानो अगर इसने O ने आगे से अटैक किया है तो हमारी जो फॉर्म बनेगी ग्लूकोज की वो बनेगी अल्फा डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज तो ये सारे हैं, मैंने आपको समझाया था डी ग्लूकोज कैसे आया, ठीक है। डी ग्लूकोज तो ये सभी हैं, तो क्या होगा, अल्फा लग जाएगा बस, अल्फा डी ग्लूकोज अगर ये आगे से होगा अटैक, ठीक है। देखो कैसे होगा, अब इसने अटैक किया तो कैसे बना, इसे तो हम छेड़ेंगे नहीं, ये तो ऐसे ही है, ये इधर ही है। अब ये कैसा हो गया, इधर तो H है ही और इधर OH। अभी समझाती हूँ ये क्यों आया है OH इधर। याद रखिएगा जब भी ये O होगा, अगर इसने आगे से अटैक किया होता है, आगे से अटैक अगर ये करता है तो हमारा जो OH है वो किधर की साइड आता है, आपके राइट साइड में, ठीक है। ये OH कहाँ पे आएगा, ये H इस O पे जा रहा है तो OH बनेगा ना, ये H आएगा, OH आएगा आपका राइट साइड पे। बाकी सेम स्ट्रक्चर, ऐसे की ऐसी स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ना है, ठीक है। बस जिस कार्बन से गया है उधर चेंज होगा थोड़ा सा, कि यहाँ पे जो ये O है, ये जो O है ये दोनों के से ही बॉन्ड बना लेगी इस तरह, ठीक है। इसका नाम है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ये तो आपका है ओपन चेन स्ट्रक्चर में ग्लूकोज, ठीक है। सेम अगर यही काम इधर कर देते हैं, ठीक है, इधर कर लेते हैं। अगर इस O ने जो है अटैक किया पीछे की साइड से, जब ये पीछे की साइड अटैक करेगा तो हमेशा आएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम वैसे ही बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6, नीचे का सेम, ठीक है। ऊपर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बस इधर आ जाएगा ये OH, ठीक है। ये हो गया आपका OH था इधर, इधर H था और इधर OH था, ठीक है। इधर क्या था आपका H, इधर क्या था OH और इधर क्या था H। अब इधर H तो है ही, इधर O नहीं है, थोड़ा सा ना इसको छोटा सा बना लेते हैं, गड़बड़ हो गई यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका O इधर, सेम है लेकिन OH आ गया इधर। अब याद रखने वाली बात यही है कि OH अगर राइट साइड पे है तो अल्फा फॉर्म है ग्लूकोज की, और अगर लेफ्ट साइड पे है तो वो क्या है, बीटा फॉर्म है और डी ग्लूकोज की, ठीक है। ये है आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन से ही, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एसिटल फॉर्मेशन हो रहा है, हेमी एसिटल फॉर्मेशन हो रहा है अंदर ही, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, दोनों में जब दोनों में ही फॉर्मेशन होगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एसिटल फॉर्मेशन करेंगे। एसिटल फॉर्मेशन के बाद हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेंगी। साइक्लिक स्ट्रक्चर दो तरह से हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। अगर OH ग्रुप आपका राइट साइड में आ रहा है तो अल्फा फॉर्म होगी डी ग्लूकोज की, अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो बीटा फॉर्म होगी डी ग्लूकोज की। इसी से आपका एक 5th पॉइंट निकल के आता है, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से यहीं। if OH group of फर्स्ट कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ये फर्स्ट कार्बन है इसका, ये इसका फर्स्ट कार्बन है, इसका फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे होगा, ठीक है। इफ OH ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन इज प्रेजेंट एट राइट साइड then alpha D glucose will be formed, and if OH group of first carbon is present at right side,
then beta D glucose will be formed। ठीक है, अगर OH ग्रुप राइट साइड पे है तो अल्फा डी ग्लूकोज, अगर OH ग्रुप राइट लेफ्ट साइड पे है तो बीटा डी ग्लूकोज। अब इसको एक और स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इसको इधर करके दिखाऊंगी, उसको उधर करके दिखाऊंगी, या फिर नीचे कर देती हूँ। पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसे रिंग में ड्रॉ करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर को रिंग में ड्रॉ करते हैं। तो आपको पता है 6 कार्बन रिंग है, 1 2 3 4 5 6 है, तो हेक्सागन का यूज़ करेंगे। तो बना लीजिए अपना हेक्सागन। ये आपका हेक्सागन बन गया। इसमें क्या करिए, एक पर O लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए O। ठीक है, यहाँ पे अब अपना कार्बन ऐड करना शुरू करिए। एक कार्बन यहाँ हो गया, 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 1 2 3 4 और एक कार्बन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करते हैं इसको बॉन्ड को पूरा? तो याद रखिए 1 से शुरू करेंगे। 1 कार्बन ये है, 2 3 4 5, एक ऊपर आ जाएगा। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ ऐसे करते हैं, हमेशा याद रखिएगा जो OH ग्रुप है, जो OH ग्रुप है हमेशा वो कहाँ आएगा? अगर वो राइट साइड पे होगा या फिर कहीं भी हो, वो हमेशा नीचे ही आएगा। ठीक है, वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। देखो अब कैसे करेंगे। इसका OH किधर है? लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड में है तो ऊपर आएगा। या यहाँ पर लिख लीजिए कहीं पे, यहाँ पे लिखिए OH ग्रुप अगर कहाँ है? राइट साइड पे है। राइट साइड पे है तो रिंग में कैसे आएगा? ब्लो, यानी कि नीचे। और OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड पे है तो हमेशा कहाँ आएगा? अप। ठीक है, ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखो क्योंकि ये OH किधर है इसका? लेफ्ट साइड, तो कहाँ आएगा? नीचे। O तो ये वाला O है, कहाँ आएगा कार्बन पे? नीचे। ऐसे होंगी ना स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पर कहाँ आएगा OH? लेफ्ट में है तो कहाँ आएगा? ऊपर OH। कहाँ आएगा फिर ये वाला? तो इसका कहाँ आएगा? इसका इधर है राइट में, तो कहाँ जाएगा? ऊपर, नीचे। ठीक है, इसका कहाँ है फिर? लेफ्ट में है तो कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक है, और बाकी को पूरा करना है H से। ठीक है, अब इसका किधर है? राइट में है तो फिर कहाँ आएगा? नीचे। और ये कहाँ हो जाएगा? H। और इस पे क्या आएगा आपका? CH2OH ग्रुप, और एक वैलेंसी पूरी होगी H से। ये हो गया आपका H। ठीक है, ये आपकी रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसी तरह अगर इसकी ड्रॉ करें, ठीक है, इसमें कहाँ है? मैंने अभी लिखवाया था, अगर राइट साइड पे है तो नीचे। ये तो O तो हो गया, राइट साइड पे है। फर्स्ट से करते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, तो कहाँ आएगा? ये नीचे, ऊपर आएगा H। इसी तरह इधर करो, OH इधर आएगा नीचे और इधर आएगा ऊपर। इसी तरह इसका करो, इसका और इसका कहाँ आएगा? इधर है लेफ्ट में, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। इधर किसका है? राइट में, यानी कि नीचे और H, और इधर आ जाएगा CH2OH, और इसकी वैलेंसी हो जाएगी S से पूरी। तो ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और ये है आपका बीटा डी ग्लूकोज। ये चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हो, एक लाइन लिख लीजिए, अल्फा एंड बीटा आर एपिमर्स टू ईच अदर।
कि जो अल्फ़ा बीटा है वो एक दूसरे के एपीमर्स हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, ये इसको हम ये तो फर्स्ट पॉइंट तो नोट करके लिख लीजिए, नोट करके इन स्ट्रक्चर्स के नीचे, और एक नोट 2 करके लिख लीजिए, नोट 1 और 2 करके लिख लीजिए, 1 और 2 करके। 2 में लिखिए क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि जो हेक्सागन होता है अगर उसमें यहाँ पे ओ लगा है तो इसे बोलते हैं हम पायरॉन। ठीक है, अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो पायरोनोज हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही तो रिंग है। इसमें देखो हेक्सागन में ओ लगा है, अगर सब कुछ भूल जाओ कि इसमें और कुछ भी है, तो रिंग में मैंने सबसे पहले ओ ही बनाया था, ओ, तो पायरोन तो है ही, पायरोन है। अब क्योंकि ये क्या है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, तो मैं इसको ग्लूकोज पायरोन नाम दूंगी, और क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स है तो पायरोनोज हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज पायरानोज भी इसका नाम हो जाएगा। ये थी आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज की। अब हमने ग्लूकोज की प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर और उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हमारा सिर्फ यूजेस बचता है ग्लूकोज का, और उसके बाद हमारा कल से स्टार्ट होगा टॉपिक फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज के यूजेस भी लिखा देती हूँ फटाफट से, पहले एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए। आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमारा ग्लूकोज का लास्ट टॉपिक बचता है ग्लूकोज में, यूजेस ऑफ ग्लूकोज। बाकी हमने ग्लूकोज का सारा कुछ पढ़ लिया है। यूजेस ऑफ ग्लूकोज फटाफट से डालिए, यूजेस ऑफ ग्लूकोज लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, यूजेस ऑफ ग्लूकोज में कुछ तो हमने इससे क्या क्या बनाया था, सॉर्बिटॉल बनाया था, साइनोहाइड्रिन बनाया था, और क्या बनाया था इससे, ओसाजोन्स बनाया था। लिखिए फटाफट से। यूजेस ऑफ ग्लूकोज, नंबर 1 यूज डालिए, इट इज द मेन सबस्ट्रेट ऑफ रेस्पिरेशन। कल आपको रिएक्शन भी करके दिखाई दी, रेस्पिरेशन का मेन सबस्ट्रेट है ऑफ रेस्पिरेशन, एंड ऑन डिसोसिएशन it provides एनर्जी। डिसोसिएशन होने पे ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, अगर बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू फैट, and this process is known as lipogenesis। एंड थर्ड पॉइंट लिख सकते हो, इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या क्या फॉर्मेशन किया है हमने वही लिख दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ सॉर्बिटॉल भी बनाया है इससे, और क्या बनाया था, साइनोहाइड्रिन भी बनाया था, और क्या बनाया था इससे, ओसाजोन्स भी बनाया था। ठीक है, ऑक्सिन्स नहीं बनता है से स्ट्रेट चेन या ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो ग्लूकोज की, उससे ऑक्सिन्स नहीं बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। एंड फोर्थ क्या है आपका, लिख लीजिए, जो कैलोरीफिक वैल्यू है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स
इज़ 4.1, ये है उसकी, एंड इट इज़ लेस देन फैट की कितनी है 9.1 किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ पे लिख लीजिए इसकी यूनिट भी लिख लीजिए 4.1 किलो कैलोरी पर मोल। फैट की इतनी होगी एंड प्रोटीन की कितनी हो जाएगी, प्रोटीन की हो जाएगी आपकी 4.5 किलो कैलोरी पर मोल। तो उन दोनों से कम है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज 4.1 किलो कैलोरी पर मोल। इट इज़ लेस देन द फैट एंड प्रोटीन बट it is the good source of energy। क्यों गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, क्यों होगा ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? बिकॉज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज मोर in carbohydrates as compared to fat and protein हो गया। So it can be easily oxidized and provide us energy quickly। तो ये था आपका टॉपिक ग्लूकोज। आज आपका टॉपिक ग्लूकोज यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम अपना फ्रक्टोज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग। थैंक यू।